साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, आज चर्चा का विषय है कि ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल करके ब्राह्मण राज कायम किया। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ब्राह्मणों ने ओबीसी का इस्तेमाल किया और ओबीसी का इस्तेमाल करके ब्राह्मण राज कायम किया। तो इस ब्राह्मणों के खिलाफ सबसे पहले ओबीसी समाज के तथागत गौतम बुद्धा ने सबसे पहले ब्राह्मणों के खिलाफ क्रांति किया। और जब क्रांति किया तब जा कर के हमारे देश में सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट पैदा हुए। और उसी कड़ी में जब बृहद्रथ का शासन आया, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का शासन आया, तो उसको ब्राह्मणों ने उस मित्र शुंग से मरवा करके पुनः प्रतिक्रांति किया और प्रतिक्रांति करके ब्राह्मण राज कायम किया। तो फिर बुद्ध के बाद देश में बहुत सारे मूल निवासी समाज में संत, गुरु, महापुरुष पैदा हुए, जैसे कबीर, गुरु नानक, रविदास, गाडगे आदि महापुरुषों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में ब्राह्मणों द्वारा इस प्रतिक्रांति को क्रांति में बदलने के लिए लोगों में जागृति पैदा की और जागृति का अलख जगाई। पुनः ओबीसी समाज में भी बहुत सारे संत, गुरु, महापुरुष पैदा हुए। नामदेव से लेकर के तुकाराम, कबीर, नानक आदि संतों ने लोगों को जागृति करने का काम किया। देश में ओबीसी के संतों ने एक संगठन, एक धर्म, एक विचारधारा और एक संघर्ष के आधार पे लोगों को जागृति करने का काम किया, और जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे ओबीसी में जागृति आई। और जब ओबीसी में जागृति आई तो इसका परिणाम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को मिला। और छत्रपति शिवाजी ने इसी जागृति को आधार बना करके संपूर्ण मूल निवासी समाज में क्रांति की चिंगारी पैदा की, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में शूद्रों और अति शूद्रों का राज कायम हुआ। इसका मतलब यह है कि यह क्रांति ओबीसी के हित में क्रांति है, मगर ओबीसी के इस क्रांति को पुनः प्रतिक्रांति में बदलने के लिए ब्राह्मण पेशवाओं ने बहुत प्रयास किया और इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहे। और जब पेशवाओं का राज आया तो ओबीसी को एकदम से मानसिक रूप से ब्राह्मणों ने गुलाम बना दिया। और जब ओबीसी यानी शूद्र उस समय सड़क पे चलता था तो उसके गले में हाड़ी बंधी होती थी और उसके पीछे कमर में झाड़ू बंधा होता था। इस तरह पेशवाओं के राज में ओबीसी यानी शूद्रों की हालत थी। जब ओबीसी यानी शूद्रों की इस हालत को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने देखा तो उनके दिमाग में क्रांति की चिंगारी पैदा हो गई और उन्होंने शूद्रों के इस बदतर हालत को खत्म करने के लिए ओबीसी को जागृति करने का काम किया। क्योंकि ओबीसी आज कोई और नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग के लोग ही ओबीसी हैं। मगर जितनी मेहनत से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने ओबीसी समाज को जागृति किया था, उतने ही सरलता से मक्कार गांधी ने ओबीसी की जागृति का सत्यानाश कर दिया। उनके दिमाग में जागृति का सत्यानाश करके अज्ञानता का कूड़ा कटकर भर दिया। गांधी ने ओबीसी की जागृति का सत्यानाश ही नहीं किया, अरे बल्कि ओबीसी को अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे तथा कथित आजादी के नाम पे इकट्ठा करके उनका जमकर के इस्तेमाल भी किया।
इसके बारे में हमारे ओबीसी के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ओबीसी यानी शूद्र लोगों ने इस आशा से गांधी का साथ दिया था कि जब अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी तो उनमें उनका भी हिस्सा मिलेगा, यानी ओबीसी का भी हिस्सा होगा। ओबीसी के लोगों ने गांधी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ाई लड़ी थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा भी भागीदारी मिलेगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो ओबीसी को आज़ादी का एक भी तिनका नहीं मिला, बल्कि सारा का सारा फायदा गांधी और गांधी के लोगों ने ले लिया। ओबीसी के हित में गांधी ने कभी भी एक भी काम नहीं किया, बल्कि उसने 23 बार ओबीसी के विरोध में आमरण अनशन किया था। इस तरह से गांधी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी की थी। जब बाबा साहब ने ओबीसी को गांधी के इस धोखेबाजी को समझाने का प्रयास किया, गांधी के धोखेबाजी को ओबीसी के लोगों को बताने का काम किया, समझाने का काम किया, मगर ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब की एक नहीं सुनी, बल्कि गांधी के पिछलग्गू बने रहे और गांधी उनके दिमाग में गुलामी का कूड़ा कटकर डालते रहे। गांधी के नेतृत्व में ओबीसी के लोगों के काम करने के वजह से आज ओबीसी के लोग मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। मानसिक गुलामी का परिणाम आज यह है कि ओबीसी के लोग क्या कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, भारत माता की जय, धर्मांतरण करो आदि ब्राह्मणवादी नारे जोर शोर से लगा रहे हैं। मगर देश में आज ओबीसी की मानसिक गुलामी का कोई कारण है तो यह कोई और नहीं है, बल्कि ओबीसी खुद ही है। अगर ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी होती तो शायद जिस तरह से आज वह ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल में जकड़ा हुआ है वह नहीं होता। आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि ओबीसी कोई क्रांति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ब्राह्मणवाद के विचारधारा की कीड़ा घुसी हुई है। अगर सही मायने में ओबीसी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्रांति करना चाहता है तो उसे अपने दिमाग में फूले अम्बेडकर की विचारधारा डालनी होगी, तभी सही मायने में ओबीसी के लोगों में जागृति आ सकती है। तो जिस प्रकार से गांधी ने ओबीसी का इस्तेमाल किया, उसी तरह से प्रतिक्रांति करने के लिए बिहार में जयप्रकाश नारायण ओबीसी को अपने हित में इकट्ठा किया, जागृति किया और मूल निवासी बहुजन समाज यानी ओबीसी के दिमाग में कूड़ा कर भर दिया, ओबीसी के जागृति को समाप्त कर दिया। यदि वास्तव में ओबीसी के लोग जागृत होना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनके जो दिमाग में ब्राह्मणवाद का कूड़ा कटकर गांधी ने भरा हुआ है उसको निकालना होगा और निकाल करके उसके जगह फूले, साहू और अम्बेडकरी विचारधारा को भरना। अभी सही मायने में हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, वरना नहीं। इसके लिए मैं खास तौर से ओबीसी के लोगों से कहता हूँ कि आपकी आबादी 52% है। आप लोग जागिए, आप लोग अपने गुलामी का एहसास करिए। अरे कहीं कहीं तो आप लोगों का शोषण अछूतों से ज्यादा हुआ है, लेकिन आप लोग उनकी संगत में रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को एहसास नहीं होता है कि हम गुलाम हैं। तो गुलामों को उनके गुलामी का एहसास करा दीजिए, तो गुलामी की सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाएगा।
आज अपने गुलामी का एहसास करने की आवश्यकता है। आप लोग का एहसास करिए और पुनः इस मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी के आंदोलन में आप लोग कूद जाइए। ये तीसरी आज़ादी की बात है। आप लोग आज़ाद हो जाएंगे तो पूरा भारतवर्ष आज़ाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल।